Well, our today's topic is literal displacement of fringes or fringe shift. आप याद करो लास्ट टाइम हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की थ्योरी की थी और उस थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो सोर्सेस हैं S1 और S2 जिनके बीच का डिस्टेंस d है और इन दो सोर्सेस से जब लाइट किसी भी पॉइंट P पर पहुंचती है तो उसके बीच में फेज डिफरेंस होता है और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में क्या चेंज आएगा यदि हम इन दो रेस के में से किसी के पाथ में कोई ट्रांसपेरेंट फिल्म इंट्रोड्यूस कर दें। तो यही हम यहाँ पर करना चाहते हैं। इसमें एक्चुअल में जो फ्रिंजेस हैं वो शिफ्ट कर जाती हैं नई जगह के ऊपर, तो वो हम उसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं या फ्रिंज शिफ्ट बोल देते हैं। तो यही हम देखना चाहते हैं। तो हमने ये जो डायग्राम बनाई है इसमें यही किया है कि ये S1 से एक रे ऑफ लाइट सीधी P तक पहुंच रही है, पर उस रे के बीच में आपने ये एक T थिकनेस की ट्रांसपेरेंट फिल्म इंट्रोड्यूस कर दी, जबकि S2P एज इट इज़ हमने रखी हुई है। और यदि ये S1 से हम एक S1T परपेंडिकुलर ड्रा करें S2P के ऊपर, तो जो ये X है S2T ये लगभग ये पाथ डिफरेंस के बराबर होता है जिसको हम X कहते हैं। और ये दिखाने के लिए हमने कहा हुआ है कि जो O पॉइंट है यदि उसके ऊपर ये रेस जाती सीधी तो पॉइंट O के ऊपर हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस बनती थी, ब्राइट पैटर्न बनता था। पर ये तब बनता था जब S1O और S2O के पाथ के बीच में कोई भी आप ट्रांसपेरेंट फिल्म इंट्रोड्यूस नहीं करते थे। पर यदि हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या ये O वाली जो फ्रिंज है यहीं बनेगी या कहीं और बनेगी, ये हम स्टडी करना चाहते हैं। तो यही हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि सपोज करो कि हमारे पास एक T थिकनेस की फिल्म इंट्रोड्यूस हो गई, तो जो फ्रिंज शिफ्ट अकर करेगी तो कैसे करेगी, तो उसके लिए बेसिकली जो पाथ है वो चेंज कर जाता है। अब पहले यदि मैं S1 से P तक का पाथ देखूं, यदि ये फिल्म बीच में नहीं होती तो ये एग्जैक्टली S1P ही होना था। पर क्योंकि आपने ट्रांसपेरेंट फिल्म इंट्रोड्यूस कर दी, तो ट्रांसपेरेंट फिल्म का मतलब है कोई मीडियम, और मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो इसीलिए आप इतने हिस्से के बीच में एक्स्ट्रा पाथ की बात करेंगे, पर साथ ही साथ जब आप T थिकनेस की ये फिल्म बीच में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उतने हिस्से की जो एयर फिल्म है वो घट जाएगी, पर ट्रांसपेरेंट फिल्म के बराबर की थिकनेस की जो फिल्म है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो हमें इस फैक्टर को बीच में कंसिडर करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यदि लाइट की रे, मान लो यहाँ इतने हिस्से में जाने के लिए टाइम लाइट को डेल्टा T लगता है, कैपिटल डेल्टा कैपिटल T। तो आपको पता डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन एयर, यदि ये फिल्म ना होती तो इतने हिस्से में डेल्टा कैपिटल T टाइम लगने के कारण आप कह सकते थे कि एयर में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था। तो आपने कहना कि ये करेगी C इंटू डेल्टा T, क्योंकि आपको याद है डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो इसीलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, और C इज द वेलोसिटी व्हेन इन एयर, तो इट विल बी C डेल्टा T।
और यदि मैं इस फिल्म के बीच में से जब लाइट पास करूं और डेल्टा टी टाइम में, उतने ही टाइम में देखूं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन द मीडियम ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम, it is v into delta t, where v is the velocity of light in the medium. तो अब हम यदि इनको डिवाइड करें, that is distance traveled by light in air during time delta t divided by distance traveled by light in medium in time delta t, तो it will come out to be equal to c delta t divided by v delta t, and this is equal to c over v. But c over v in this case is mu, the refractive index of the medium. तो इसीलिए यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन एयर इन टाइम डेल्टा टी किसके बराबर आएगा? इट विल बी म्यू इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन मीडियम इन टाइम डेल्टा टी, दैट विल बी म्यू टाइम्स स्मॉल टी, वेयर टी इज थिकनेस ऑफ दैट फिल्म. तो इसीलिए यदि हम बात करें कि अब S1 से P तक जाने के लिए कितना पाथ ट्रेवल करना पड़ा, ये देखिए ये S1 से P तक का पाथ, तो आप कहेंगे S1 से P तक का पाथ, S1 से P तक का पाथ देखने के लिए पहले तो एयर का इतना पाथ घटाओ, क्योंकि इतने हिस्से में जितनी उसकी थिकनेस है फिल्म की, उतना एयर का हिस्सा कम हो गया, तो इतना टी यानी कि घटाना पड़ेगा. पर उसके बराबर का जो पाथ है जो इस फिल्म के बीच में मीडियम के कारण ट्रेवल करना पड़ा, वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उतना डिस्टेंस. तो यही हमने कहा यहाँ पे कि इसीलिए हमने कहा कि डिस्टेंस, देयरफॉर व्हेन द फिल्म ऑफ थिकनेस टी इज इंट्रोड्यूस्ड, द ऑप्टिकल पाथ फॉर लाइट wave from S1 to P will be equal to S1P plus path traveled by light in the thin film minus path traveled by light in the space of thickness T equal to thickness of the thin film. मतलब वो एयर वाला जो स्पेस था वो वाला, इन द स्पेस कह लो या एयर कह लो यहाँ पर, तो मैं ब्रैकेट में एयर भी लिख देता हूँ आपको, क्योंकि हमने एयर लिया हुआ इसमें, तब करके हम ऐसे लिख सकते हैं. तो ये बन गया, दिस इज इक्वल टू S1P प्लस म्यू टी, जो हमने ऊपर निकाला ये देखिए, तो दिस इज म्यू टी माइनस टी, तो ये बन गया S1P प्लस म्यू टी माइनस टी, एंड दिस इज इक्वल टू S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी. तो इसका मतलब अब जो हमारा S1 से P तक का पाथ लेंथ है, यदि हम उस फिल्म के साथ कंसिडर करके लेते हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टू एयर, हम जो मीडियम है, मीडियम के बराबर की कितनी लेंथ बनेगी एयर में, वो कंसिडर करके चलते हैं, तो उसके हिसाब से जो टोटल पाथ ट्रेवल्ड होगा वो होगा S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी. तो इसका मतलब कि S1P बदल गया. अब यदि बदल गया तो फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी, तो तभी हमने कहा कि देयर शैल बी ए फ्रिंज शिफ्ट. तो अब पाथ डिफरेंस कितना होता है? पहले तो था पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, आप थ्योरी देख सकते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की. पर अब पाथ डिफरेंस बिटवीन S2 एंड S1, S2P and S1P, it will be S2P minus bracket starts S1P minus mu minus 1 into T bracket closed, and this is equal to S2P plus S1P, sorry, minus S1P and minus brackets mu minus 1 bracket closed into T. अब आप याद करो कि ये जो चीज़ थी S2P माइनस S1P, ये हमने x के बराबर मानी थी. अपनी पुरानी थ्योरी देख लो आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में. तो ये चीज़ जो S2P माइनस S1P है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड टू बी स्मॉल x, और हमने वहाँ पर कैलकुलेट की थी. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस केस में नेट पाथ डिफरेंस बिटवीन S2P एंड S1P व्हेन द
thin film has been introduced, it is equal to YD upon capital D minus mu minus 1 into T. तो ये हमने, आप याद करो कि हमने पहले ही किया हुआ ये, तो हमने इसी चीज़ को ले लिया। हम पीछे देख लेते हैं कि ये किसके बराबर थी। तो यहाँ आप याद करो कि हमने x निकाला था ये लास्ट आर्टिकल्स में, तो ये आप याद कर लो कि ये x था आपका y इंटू स्मॉल d ओवर कैपिटल D। ये पिछले लेक्चर में इक्वेशन नंबर 3 थी। तो हमने वो वाली इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करके ये वैल्यू पुट कर दी है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास आ गया ये कि नेट पाथ डिफरेंस इज ए y स्मॉल d ओवर कैपिटल D and minus mu minus 1 into small t, call it as equation number 1. अब मान लो कि ये yn in brackets and then with subscripted t equal to 0, ये जो हमने यहाँ लिखा, यानी yn ब्रैकेट्स में लेके और फिर ये सब्सक्रिप्ट किया हमने कि t इज इक्वल टू 0, ये नीचे पैरों में हमने लिख दिया ये कि t इक्वल टू 0, यानी कि जब थिकनेस 0 है। थिकनेस 0 का मतलब जब आपने जो हमारी थिन फिल्म है नहीं लगाई हुई, जब थिन फिल्म नहीं लगाई हुई तो उस केस में ये इक्वेशन 1 से t 0 आ जाएगा। तो आप याद करो हमने पीछे इक्वेशन की हुई थी, उस केस में हम कहते थे कि उस केस में तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये n लैम्डा के बराबर होता है। तो इसका मतलब जब t 0 था यानी कि थिन फिल्म नहीं थी, देन दिस क्वांटिटी इज रिटन जस्ट लाइक दैट, yn in parenthesis at t equal to 0 is equal to distance of nth order bright fringe without any film in one of the beams. Then from equation 1 we get, तो यही हमने लिखा कर्ली ब्रैकेट्स में yn in small brackets at t equal to 0 curly brackets closed into small d over capital D, it is equal to n lambda. तो ये यहाँ पर ये वाली चीज़ में आप t को 0 पुट करेंगे और उसको n लैम्डा के बराबर पुट कर देंगे। आपको याद करो कि पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। और यदि आप थिन फिल्म इंट्रोड्यूस कर देंगे तब तो सीधी इक्वेशन 1 से आप कहेंगे कि दिस मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा। तो तभी हमने कहा कि व्हेन ynt, ये हमने इसका नाम रख दिया हुआ है कि ynt इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज विद द डेंसर मीडियम इन वन ऑफ द बीम्स। मतलब डेंसर मीडियम का मतलब थिन फिल्म आपने लगा दी, तो उस केस में हमने ये लिख दिया yn at t, ये yn in parenthesis and t in the subscripted form multiplied by small d over capital D। मतलब ये जो इक्वेशन 1 है उसमें हमने ये किया कि y को ये पुट कर दिया yn at t एंड माइनस म्यू माइनस 1, ये ज्यों का त्यों रहेगा इस केस में, दिस मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा। क्यों? क्योंकि ये तो कंडीशन थी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो यहाँ पर आप यदि इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ इक्वेशन 2 में भी ये n लैम्डा है nth फ्रिंज फॉर्मेशन के लिए, यहाँ इक्वेशन 3 में भी nth फ्रिंज के लिए ये n लैम्डा है, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो तभी हमने कहा कि ये वाली इक्वेशन 3 से लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। तो यही हमने कहा यहाँ कि दैट इज yn at t in curly brackets multiplied by small d over capital D and then minus mu minus 1 into t, it is equal to curly brackets in and then small brackets yn small brackets के बाद t equal to 0, यानी कि when no film is introduced and then multiplied by small d over capital D। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा है
राइट हैंड साइड का ये लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं और जो म्यू माइनस 1 इंटू टी है वो राइट हैंड पे ले आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर कैपिटल ब्रैकेट्स वाई एन एट टी माइनस वाई एन एट टी इक्वल टू 0 multiply brackets closed and multiplied by small d over capital D. It is equal to bracket starts mu minus 1 bracket closed into small t. Call it as equation number 4. तो इसका मतलब ये वाली चीज क्या बता रही है? ये बता रही है ये वाली चीज कि nth फ्रिंज जहां बनेगी कब? जब आपने थिन फिल्म इंट्रोड्यूस कर दी, या ये कह लो कि आपने मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया बीच में, फिल्म मटेरियल। और ये वाला था कि nth फ्रिंज की फॉर्मेशन कहां पे हुई? जब आपने कोई फिल्म नहीं डाली थी। मतलब दिस इज द पोजीशन, ये वाला जो पहला फैक्टर है जो मैंने डार्कन किया, दिस इज द पोजीशन ऑफ n फ्रिंज व्हेन द फिल्म मटेरियल या फिर आप कह लो डेंसर मीडियम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, and this is the position of the nth fringe when no thin film or no denser medium has been introduced. तो multiplied by small d over capital D it is equal to mu minus 1 into t. ये हमारे पास आया। तो यहाँ पर ये जो चीज है आप देख रहे हैं वाई एन एट टी माइनस वाई एन एट टी इक्वल टू 0, ये एक्चुअल में क्या है? ये है कि दोनों जो हमारे पास nth फ्रिंज बनी दोनों केसेस में, उसका कितना डिफरेंस आया। तो डिफरेंस आने का मतलब ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई फ्रिंजेस की, कि कितना फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट हुआ या कितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई हमारी, और इसको हम डेल्टा वाई लिख सकते हैं, जो मैंने अपनी डायग्राम में शुरू में बताया हुआ है। आप डायग्राम द्वारा चेक कर सकते हैं, वहां पर डेल्टा वाई करके हमने बताया हुआ है। तो इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस वाई एन एट टी माइनस वाई एन एट टी इक्वल टू 0 इट इज इक्वल टू डेल्टा वाई, दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट इन द फ्रिंजेस। देयरफॉर इक्वेशन 4 जो लास्ट वाली इक्वेशन है, जो ये वाली, इट कैन बी रिटन एज डेल्टा वाई इंटू स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी, इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय टी। या फिर आप कह सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू स्मॉल टी इंटू कैपिटल डी ओवर स्मॉल टी। दिस इज इक्वेशन 5 विच गिव्स अस द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रिंजेस। ये मतलब कोई भी nth फ्रिंज कितना दूर चले गई वो ये बता रहा है कि इतना दूर चले गई। अब कई बच्चों के मन में ये आता है कि क्या भाई हम सिर्फ पहली बीम के ही बीच में थिन फिल्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरी में नहीं कर सकते? आप दूसरे में भी कर सकते हैं, ये एंटायरली आपकी चॉइस है, तो उसके हिसाब से फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगा। और आप याद करो कि आपने तो कहा था कि जो फ्रिंज विड्थ होती है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो होती है बीटा, इट इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। तो यहां से यदि आप कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी निकालेंगे तो इट विल बी बीटा ओवर लैम्डा। तो ये इक्वेशन 5 में हम पुट कर सकते हैं। तो जब आप इक्वेशन 5 ये ऊपर वाली में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा वाई इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू बीटा ओवर लैम्डा। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला जो इक्वेशन 6 में हमने एक्सप्रेस किया है। तो इस ढंग से भी आप लेटरल शिफ्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इसीलिए हमने कहा कि बाय नोइंग म्यू टी बीटा लैम्डा एटसेट्रा वी कैन कैलकुलेट द फ्रिंज शिफ्ट। इट शुड बी नोटेड दैट सिंस म्यू इज ग्रेटर देन 1 तो ऑल अदर क्वांटिटीज आर पॉजिटिव, thus the central fringe shift will be in the upper direction, या ये कह लो कि central fringe will shift upwards on the introduction of the plate or the sheet या thin film जिसको आप बोल रहे हैं। तो ये ऊपर को शिफ्ट कर जाएगी, और कितना शिफ्ट करेगी ये फार्मूले से पता चल जाएगा। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तो किसी भी nth फ्रिंज के लिए आपने बात कह दी। अब मैं कहता हूं कि जो सेंटर फ्रिंज थी, सेंटर में सेंट्रल फ्रिंज, वो कहां चले गई? दैट इज शिफ्ट इन द सेंट्रल फ्रिंज।
तो बेसिकली सेंट्रल फ्रिंज भी उतना ही शिफ्ट करेगी। तो ये तो हम अलग से भी दिखा सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमारी सेंट्रल फ्रिंज है वो कहाँ पे शिफ्ट हुई। तो यदि आप इक्वेशन 3 देखें, लास्ट जो हम पीछे अभी करके हटे हैं, तो ये इक्वेशन थी, ये yn at t multiplied by small d over capital D minus mu minus 1 into small t, it is equal to n lambda। अब जब कोई फिल्म इंट्रोड्यूस नहीं की थी, यानी t 0 था और n भी 0 था, यानी सेंट्रल फ्रिंज, तो सेंट्रल फ्रिंज आप याद करो, जब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया तो जो सेंट्रल फ्रिंज थी वो n इक्वल टू 0 यानी कि O के ऊपर बनी थी, O पॉइंट के ऊपर। पर जब आपने थिन फिल्म इंट्रोड्यूस कर दी तो जीरोथ फ्रिंज यानी n इक्वल टू 0 के लिए जो फ्रिंज बनेगी वो कहां पर बनेगी, तो वो ये इक्वेशन जो 3 हम पहले बता चुके हैं उसमें n को 0 पुट करके आपको उस फ्रिंज की पोजीशन मिल जाएगी जो सेंट्रल फ्रिंज थी जब आपने थिन फिल्म या फिर मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो इसीलिए हमने इसको लिख दिया कर्ली ब्रैकेट्स में y0 एट t कर्ली ब्रैकेट्स बंद करके इंटू डी ओवर कैपिटल D माइनस म्यू माइनस 1 इंटू स्मॉल टी इक्वल टू 0, क्योंकि n को 0 पुट कर दिया हमने। तो यहां पर हम कह सकते हैं y0 एट t इंटू स्मॉल डी ओवर कैपिटल D इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये हम राइट हैंड पे ले आए, या फिर आप y एट 0 इंटू y0 एट t निकालना चाहें, यानी कि सेंट्रल फ्रिंज कहां पे बनेगी जब आपने फिल्म इंट्रोड्यूस कर दी तब। तो इट विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। पर आपने पीछे अभी पिछले पेज में आपने ये निकाला कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी इज इक्वल टू बीटा ओवर लैम्डा, तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू बीटा अपॉन लैम्डा। तो इसका मतलब ये जो है, क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज अदरवाइज ओ पे बननी थी, पर जब आपने फिल्म इंट्रोड्यूस कर दी इन वन ऑफ द बीम्स तो सेंट्रल फ्रिंज कहां शिफ्ट हो गई, वो इतनी दूर चली गई। तो यही हमने कहा कि विच गिव्स द शिफ्ट इन द सेंट्रल फ्रिंज। तो ये पोजीशन ऑफ सेंट्रल फ्रिंज हमारे पास बनती है जो हम बताना चाहते थे। अब हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टू स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यहां पर मतलब क्या है? इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जैसे हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। अब क्वेश्चन है कि ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कितनी होती है और डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कितनी होती है, और जब हम ब्राइट से डार्क की तरफ शिफ्ट करते हैं तो क्या इंटेंसिटी को फर्क पड़ता है, तो कैसे फर्क पड़ता है। तो उसको करने के लिए हम याद करो जो पहले हमने टॉपिक लिया था, हमने एम्पलीट्यूड्स की बात की थी, तो वहां पर हमने y1 और y2 लिया था क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात कर रहे थे। अब उसी चीज को हम द्वारा यहां लेके चल रहे हैं, पर हम इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि लेट E1 एंड E2 आर द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स रीचिंग एट P फ्रॉम द सोर्सेज S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। तो आप याद करो हमने तब भी आपको बताया था कि जो फॉर्मूला होता है E1 इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे ही दूसरे से जो डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, तो यहाँ E2 विल बी इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हम इस दोनों इक्वेशंस को एज वन ले लेते हैं, 1A ले लो 1B ले लो, चाहे 1 ही रहने दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप याद करो दोनों में हम कहते थे फेज डिफरेंस होता है और एम्पलीट्यूड दोनों का बराबर होता है, तो इसीलिए हमने दोनों का एम्पलीट्यूड E नॉट लिया हुआ है, जबकि फेज डिफरेंस फाई लिया। ओमेगा दोनों की सेम है क्योंकि हम कोहेरेंट सोर्सेस की बात करते होते हैं। तो फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू कंपोनेंट्स। और आप याद करो आपको तब भी बताया था कि फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू x।
ये हमने फार्मूला डिराइव भी किया था पीछे, आपको बताया भी था कि ये फार्मूला कैसे आप बना सकते हैं। और यहाँ पर x आपको बताया था कि x इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, दैट इज S2p माइनस S1p। तो अब यदि दो वेव्स आपस में एक पॉइंट पे मिलती हैं तो नेचुरली है दे सुपरपोज ईच अदर, और इसीलिए उनकी नेट इंटेंसिटी इट इज सम ऑफ दीज टू, यानी E1 प्लस E2। तभी हमने कहा कि E द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। और E1 ये हमें पता है E नॉट साइन ओमेगा टी है, और E2 E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, ये यहां पर पुट कर देते हैं। तो वी गेट कैपिटल E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहां पर यदि आप E नॉट कॉमन ले लेते हैं तो वी गेट इन द नेक्स्ट स्टेप it is E naught as common multiplied by in square brackets sin omega t plus phi plus sin omega t। मैंने क्या किया, आसान करने के लिए कैलकुलेशंस को ये दूसरे वाला फैक्टर पहले लिख लिया और ये पहले वाला फैक्टर जो sin omega t वाला ये बाद में लिख दिया ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाएं। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो आप याद करो, आप कर सकते हैं साइन C प्लस साइन D इट इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D ओवर 2 इंटू कॉस C माइनस D ओवर 2, ये फॉर्मूला था। तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ यूज किया। तो वी गेट कैपिटल E टू बी इक्वल टू E नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई एंड डिवाइडेड बाय 2, ये पहला हिस्सा, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी ओवर 2। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। और यदि आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं इट विल कम आउट टू बी E नॉट इंटू 2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाई ओवर 2। या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये 2 को आगे लिख के E इज इक्वल टू 2 E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई ओवर 2 इंटू कॉस फाई ओवर 2। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 4। अब आप याद करो, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो इंटेंसिटी होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर हमने यही किया कि एवरेज वैल्यू की बात करें, क्योंकि इसकी एवरेज वैल्यू के प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी आएगी। तो इंटेंसिटी I इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज ऑफ E स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। अब नेचुरली है इसका E का स्क्वायर निकालना है, तो E के स्क्वायर के एवरेज वैल्यू हमें निकालनी यहां पे। तो E का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और एवरेज निकालनी है तो ये चीज तो कांस्टेंट है, कॉस वाली, कॉस फाई ओवर 2 तो कांस्टेंट है, तो हमें इसके स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी ये वाला हिस्सा साइन ओमेगा टी प्लस फाई ओवर 2 तक का हिस्सा, कॉस वाले हिस्से को छोड़ के। तो इसीलिए हमने कहा यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 I इज इक्वल टू 4, यही हमने कहा पीछे, ये देखिए यू कैन चेक इट, I इज प्रोपोर्शनल टू। और यदि मैं कहूं कि सपोज इन अ स्पेशल केस द साइन ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज यूनिटी, आप K भी ले सकते हैं, यूनिट भी ले सकते हैं। तो यहां पर मैंने यूनिटी मान लिया हुआ है। सपोज करो कि द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज 1, तो उस केस में I विल बी इक्वल टू 4 इंटू E नॉट स्क्वायर इंटू एवरेज ऑफ, ये एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई ओवर 2। ये इसीलिए हमने ये ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स में लिख दिया हुआ है ये, और देन कॉस स्क्वायर फाई ओवर 2 एज इट इज, ये वही रहेगा। जो एवरेज वैल्यू होती है साइन स्क्वायर की वो 1 ओवर 2 होती है, ये हम आगे भी कर चुके हैं। और यहां पर हम दोबारा बता रहे हैं आपको कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई ओवर 2 की
जो ये हमने डार्कन किया पोर्शन, इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, एवरेज निकालने का तरीका 1/t इंटू इंटीग्रल 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5/2 इंटू dt, और ये बराबर आ जाएगा 1/t इंटीग्रल 0 to t, और यहां पर हम फार्मूला यूज करो cos 2 थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और वहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा/2। तो ये ही हमने ये फार्मूला यहां यूज किया, तो इट विल बी 1 माइनस cos of 2 then bracket starts omega t plus 5/2 bracket closed and whole divided by 2 and multiplied by dt। तो ये हमारे पास आ गया, और यदि आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1/t इंटीग्रल 0 to कैपिटल T इंटू 1/2 इंटू dt माइनस इंटीग्रल 0 to t ब्रैकेट स्टार्ट्स cos ब्रैकेट्स के अंदर ले गए 2 को, तो 2 ओमेगा t प्लस 5 ब्रैकेट्स क्लोज्ड एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू dt। और पहले हिस्से का तो इंटीग्रल आपको निकालना आता ही है, आसानी से निकल आएगा, दूसरे का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। और आप याद करो क्योंकि 2 पाई ओवर कैपिटल T ये ओमेगा के बराबर होता था, तो जब ये वैल्यूज पुट करके आप इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे तो ये जो हिस्सा है ये इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0, यानी साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5/2 ओमेगा विद लिमिट्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल T विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0। तो इसीलिए हमारे पास जो इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद ये आएगा, दिस इज इक्वल टू, ये चीज आ जाएगी 1 ओवर कैपिटल T इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स कैपिटल T/2 माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज्ड, यानी कि 1/2 आप कह सकते हैं। तो देयरफॉर हमने कहा कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5/2 इट इज इक्वल टू 1/2। तो ये एवरेज वैल्यू यदि हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे, टेकिंग, वहां पर आप याद करो मैंने कहा था कि कांस्टेंट k को हम 1 ले रहे हैं, तो अंडर स्पेशल केस, तो देयरफॉर यूजिंग द एवरेज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5 we get I equal to 4 E naught square into 1/2 into cos square 5/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया and we get it to be as I equal to 2 E naught square cos square 5/2, we call it as equation number 6। अब phi की वैल्यू हम याद करो, phi is 2 pi x over lambda, हमने पहले ही बताया पीछे, इक्वेशन 2 आप पीछे चेक कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में ये देखिए हमने phi इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स बताया हुआ है, तो यहां पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो देयरफॉर I विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2 E नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर 2 पाई x ओवर 2 लैम्डा, या फिर इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 E नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स, या फिर आप कह सकते हैं I इक्वल टू I नॉट cos square pi over lambda into x, where I naught is this quantity, this, ये जो 2 ये वाली 2 E naught square, इसको हमने I naught ले लिया। अब यदि आप x वर्सेस I एक ग्राफ बनाते हैं, तो आप x को लैम्डा ले लो, 2 लैम्डा ले लो, 3 लैम्डा ले लो, और लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी नेगेटिव वैल्यूज, मतलब x की पाथ डिफरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस ही, पर आप ये सोच सकते हैं कि जब एक का पाथ लेंथ ज्यादा है या दूसरे की पाथ, मतलब ऊपर वाले हिस्से में या O से नीचे वाले हिस्से में, O के ऊपर जाते समय या नीचे जाते समय हम x की अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो वो यहां पर आप इसमें पुट करेंगे। तो आप जब वैल्यूज पुट करेंगे x की, तो आपके पास नेचुरली है कि ग्राफ प्लॉट होगा, तो वो जो I वर्सेस पाथ डिफरेंस ग्राफ होगा, दैट विल बी जस्ट लाइक दिस ग्राफ, ये मैक्सिमा मिनिमा मिनिमा मैक्सिमा मैक्सिमा मिनिमा एटसेट्रा, तो ये सेंटर के ऊपर मैक्सिमम आएगा, और यहाँ जैसे जैसे हम राइट को या लेफ्ट को जाते हैं फिर ये पैटर्न बनता जाएगा, सेंटर के ऊपर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर उसके ऊपर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, इस ढंग से ऐसे ही राइट को ऐसे ही लेफ्ट को हमारे पास ये एक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो ये
हम बताना चाहते थे कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो सब की सब जो हमारी फ्रिंजेस हैं उनकी सेम है, और जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो भी सबकी सेम है। तो इसीलिए हम कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज आर ऑफ इक्वल नेचर। जैसे मैक्सिमम की सबकी इंटेंसिटी सेम है, मिनिमम की सबकी इंटेंसिटी सेम है, तो ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। दिस इज व्हाट वी कैन से अबाउट इट। थैंक यू।